Namaste Vidya, I am JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kai Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discussing about the Lakshan and the treatment of Rajakshma. Before this session, we have discussed about the that what is Rajakshma and what is the positive factors of Rajakshma that mentioned in Ayurveda and what kind of samprapti or pathogenesis in Ayurveda about Rajakshma. Now we will discuss about the Lakshan and the treatment of Rajakshma. जैसा कि हमने देखा अभी राज्य यक्ष्मा की संप्राप्ति की किस प्रकार से राज्य यक्ष्मा की उत्पत्ति होती है। इसी क्रम में अगर हम राज्य यक्ष्मा के लक्षणों के बारे में देखें तो राज्य यक्ष्मा के त्रिरूप, षडरूप, एकादश रूप इस प्रकार से लक्षणों का वर्णन आया है। अगर राज्य यक्ष्मा के हम त्रिरूप देखें तो आचार्यों ने राज्य यक्ष्मा के तीन प्रकार के लक्षण बताए हैं त्रिरूप के अंतर्गत। पार्श्व पीड़ा, कंधों में पीड़ा, अंश पार्श्व शूल कहा, संतापः कर पादयों, हाथ पैरों के अंदर संताप कहा, एवं ज्वर। इस प्रकार से राज्यक्षमा के तीन लक्षण बताए। इसी क्रम के अंदर अगर हम आगे देखें राज्यक्षमा के षडरूप भी बताए गए हैं। आचार्य चरक ने 6 अलग षडरूप बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी इनसे कुछ भिन्नताएं रखते हुए 6 षडरूप का वर्णन किया है जो क्रमशः इस प्रकार से हैं। आचार्य चरकानुसार उन्होंने 6 प्रकार के षडरूप राज्यक्षमा का वर्णन किया जिसमें वे कहते हैं कि काश, ज्वर, स्वरभेद, अरुचि, पार्श्वशूल एवं अतिसार। आचार्य सुश्रुत ने बताया काश, ज्वर, स्वरभेद, अरुचि, श्वास एवं रक्त स्खलन। अगर हम जो है इनमें भेद देखें तो आचार्य चरक जो है उन्होंने अतिसार का वर्णन किया है षड रूप में, जबकि आचार्य सुश्रुत ने रक्त स्खलन का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने पार्श्वशूल बताया है और आचार्य सुश्रुत ने श्वास का वर्णन किया है। इस प्रकार से ये दो विभिन्नताएं दोनों आचार्यों के अंतर्गत देखी गई हैं। इसी के अलावा अगर हम देखें राज्यक्षमा के एकादश रूप तो आचार्य सुश्रुत ने थोड़े कुछ अलग बताए हैं, आचार्य चरक ने कुछ अलग बताए हैं। ये कुछ इस प्रकार से हैं। आचार्य सुश्रुत ने दोषानुसार राज्यक्षमा के एकादश रूप का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने जो है इसके 3 वातज लक्षण, 3 पित्तज लक्षण एवं 4 कफज 3 वातज लक्षण, 4 पित्तज लक्षण एवं 4 कफज लक्षण जो है उनका वर्णन किया है। 3 जो वातज लक्षण बताए हैं इसमें इन्होंने अंश पार्श्व शूल कहा, स्वर भेद कहा, दाह संकोच एवं अंश संकोच कहा। यानी कि एक तो अंश पार्श्व में शूल बताया, अंश पार्श्व के अंदर संकोच बताया एवं स्वर भेद बताया। आचार्य सुश्रुत ने वातज राज्यक्षमा के अंदर वातज लक्षण और आचार्य सुश्रुत ही पित्तज लक्षण बताते हैं कि पैतृक लक्षण किस प्रकार के आते हैं, जैसे कि ज्वर, भक्त द्वेष और अरुचि, अतिसार और रक्त स्खलन। अगर हम कफश लक्षण देखें तो कफश लक्षण में इन्होंने शीर्षः परिपूर्णत्वम, सिर में भारीपन, कास, कंठ उद्वंश, इस प्रकार से इन्होंने जो है दोषानुसार एकादश लक्षणों का वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने। अगर हम देखें कि इसमें किस प्रकार के जो हैं आचार्य चरक ने अभी हमने देखे आचार्य सुश्रुत ने दोषानुसार लक्षणों का वर्णन किया। अगर हम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखें तो आचार्य चरक ने भी एकादश रूप का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने एकादश रूप के अंतर्गत कास, अंशताप, स्वर भेद, ज्वर, पार्श्वशूल, शिरशूल, रक्त वमन, श्लेष्म छर्दी, श्वास, अतिसार एवं अरुचि को रखा। इसी क्रम में आचार्य वाग्भट ने भी एकादश लक्षणों का वर्णन किया है। आचार्य वाग्भट ने एकादश लक्षणों के अंदर पीनस, कास, श्वास,
अंशरुजा, शिरोरुजा, स्वरुजा, अरुचि, विड़भ्रंश, छर्दी, पार्श्वशूल एवं ज्वर, इस प्रकार से एकादश रूपों का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने आचार्य चरक ने इसके कुछ साध्यता असाध्यता इसके लक्षणों के अनुसार बताई। अगर हम देखें किस प्रकार के राज्यक्षमा रोगी को इन्होंने साध्य कहा, तो आचार्य चरक कहते हैं कि बलवान, ज्वर रहित, अग्निदीप्त, आत्मबल संपन्न, मास क्षय रहित, संशोधन कर्म सहन करने योग्य जो व्यक्ति होता है, उसे इन्होंने साध्यता की श्रेणी में रखा है। इसी प्रकार इन्होंने असाध्यता के भी कुछ लक्षण बताए। आचार्य चरक ने असाध्यता के अंदर कहा कि बलहीन, मासहीन, अतिसार से पीड़ित, श्वेत नेत्र, अरुचि, अधिक भोजन करने पर भी कमजोर होने वाला, मूत्र कृच्छता एवं ऊर्ध्व श्वास, ये असाध्यता के लक्षण बताए हैं। साध्यता के लक्षण और के आधार पे इन्होंने कुछ डिफरेंशिएट भी किया आचार्य चरक ने के अकॉर्डिंग। और अगर हम कुछ विशेष व्याधियों में अंतर देखना चाहें, तो राज्य यक्ष्मा का डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम शतज और उरय शत के साथ कर सकते हैं। इसमें भी इन्होंने कहा है कि किस प्रकार से इनके अंदर विभेद किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम उस विभेद को हम समझें। आचार्य आचार्यों के अकॉर्डिंग जो रोग है, अगर रोग की दृष्टि से देखें, तो राज्य यक्ष्मा एक चिरकारी व्याधि है और शतजकात भी चिरकारी व्याधि है, जबकि उरह शत एक आशुकारी व्याधि है। राज्य प्रत्यात्म लक्षण जो हैं यक्ष्मा के प्रत्यात्म लक्षण राज्य यक्ष्मा में मिलते हैं, जबकि प्रत्यात्म लक्षण शतजकात और उरह शत में राज्य यक्ष्मा के प्रत्यात्म लक्षण देखने को नहीं मिलते। और जो है अगर शत का इतिहास की बात करें, उन्हें शत राज्य यक्ष्मा के रोगी में बाद में देखने को मिलता है, शतजकात में भी बाद में देखने को मिलता है, जबकि उरह शत में जो है प्रारंभ में ही शत के लक्षण देखने को मिलते हैं। धातु क्षय की बात करें तो राज्य यक्ष्मा के अंदर धातु क्षय अधिक होता है, शतजकात एवं उरय शत के अंदर धातु क्षय अल्प देखने को मिलता है। पूर्व रूप जो है राज्य यक्ष्मा के रोगी में अव्यक्त होते हैं, जबकि शतजकात और उरय शत के शतजकात में व्यक्त पूर्व रूप देखने को मिलते हैं एवं उरय शत के अंदर भी अव्यक्त पूर्व रूप देखने को मिलते हैं। दोष जो है राज्य यक्ष्मा का जो रोगी है, इसके अंदर यह त्रिदोषज व्याधि है और शतजकात वातज व्याधि है, उरय शत भी वात प्रधान व्याधि है। रक्त स्खीवन की अगर बात करें तो राज्य यक्ष्मा में रक्त स्खीवन देखने को मिलता है, संभव है, शतजकात में भी संभव है, लेकिन उरय शत में रक्त स्खीवन जो है विशेष रूप से देखने को मिलेगा, यह निश्चित रूप से देखने को मिलता है। अगर हम राज्य यक्ष्मा के प्रत्यात्म लक्षणों का मिलना एवं जो है एक धातु क्षय का अधिक मिलना, अगर शतजकात की बात करें तो इसमें व्यक्त पूर्व रूप होते हैं। उरय शत की बात करें तो उरय शत के अंदर समीपस्थ इतिहास मिलता है, अर्थात यह एक अक्यूट डिजीज है और रक्त स्टीवन अवश्य मिलेगा। इसी क्रम के अंदर अगर हम व्याधि का किस प्रकार से चिकित्सा की जाती है यह देखें, तो इसके अंदर बताया गया है कि सर्वप्रथम जैसे हमने अभी निदान पढ़े कि राज्य यक्ष्मा रोगी में कैसे निदान हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से राज्य यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति हो सकती है, तो हम सबसे पहले वह जो कारण है उन कारणों का हमको त्याग करना चाहिए। उसके पश्चात जो है राज्य यक्ष्मा के रोगी में जो है कुछ संशमन चिकित्सा भी बताई गई है एवं कुछ संशोधन चिकित्सा भी बताई है। संशमन का रोगी जो है यह काफ़ी दुर्बल होता है, इसलिए अधिकांशतः जो संशमन चिकित्सा, अगर रोगी बहुत दुर्बल है तो संशमन चिकित्सा ही करनी चाहिए। संशोधन चिकित्सा यदि करे तो दोष बहुत बड़े हुए हों, तो रोगी इतना बलवान होना चाहिए कि उसको सहन कर सके संशोधन चिकित्सा को,
केवल उन्हीं रोगियों में ही संशोधन चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें जो है संशोधन चिकित्सा के लिए कुछ पंचकर्म का योग भी बताए गए हैं, जैसे मृदु वमन एवं मृदु विरेचन। मृदु वमन के लिए इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए, उसके पश्चात रोगी को मृदु वमन कराना चाहिए। वमन के लिए स्निग्ध द्रव्यों का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि रोगी में कृशता न आए। अगर मृदु विरेचन की बात करें तो मृदु विरेचन के लिए यदि राज्यक्षमा में पहले तो राज्यक्षमा में विरेचन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि राज्यक्षमा के अंदर पीढ़ की रक्षा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसका रोगी पहले से ही दुर्बल होता है। मंदाग्नि के कारण धातुओं का निर्माण न होकर अधिक मात्रा में मल ही बनता है। यदि यह मल भी बाहर निकल जाए तो रोगी के प्राण जो है उनका नाश हो जाता है। रोगी के प्राणों का नाश हो जाता है। लेकिन मृदु वमन के बाद भी यदि कुपित दोष शरीर में शेष हैं और रोगी में बल है तो स्निग्ध द्रव्यों द्वारा मृदु विरेचन कराया जा सकता है। मृदु विरेचन इसलिए कराया जाता है ताकि बचे हुए कुपित दोष शरीर से निकल जाएं और रोगी में कृशता भी न उत्पन्न हो, उसका बल भी बना रहे। राज्यक्षमा का रोगी अति दुर्बल होता है, इसलिए राज्यक्षमा के रोगी में सुपाच्य एवं रंगन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें बला तेल से अभ्यंग कराना चाहिए, अग्नि दीपक लघु वातनाशक औषध देनी चाहिए, रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए एवं रोगी के मल मूत्र एवं थूक को एक पात्र में संग्रह करके जमीन में गाड़ देना चाहिए। अगर हम राज्यक्षमा रोगी में जो अगर हम देखें कि किस प्रकार की संशमन औषधियों का प्रयोग आया है, तो वे इस प्रकार से हैं। राज्यक्षमा रोगी के अंदर अगर हम रस भस्म की बात करें तो इन्होंने लक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस, चंद्रामृत रस, श्वास कुठार रस, श्वास का चिंतामणि रस, स्वर्ण बसंत मालती रस, सिद्ध मकर ध्वज रस, रस सिंदूर, प्रवाल पुष्टि, प्रवाल भस्म, प्रवाल पंचामृत, चंकन भस्म, अबरस भस्म, फटिक, महामृत्युंजय रस आदि का प्रयोग उचित मात्रा में मधु के साथ करने के लिए कहा है। अगर हम इसी व्याधि के अंदर वटी की बात करें कि किस प्रकार की वटी हम दे सकते हैं, तो यहाँ बताया गया है व्योषादि वटी, लवंगादि वटी, एलादी वटी, संशमनी वटी आदि का प्रयोग उचित मात्रा में कराएं। एवं चूर्ण अगर हम देखें तो तालिशादी चूर्ण या सीतोफलादी चूर्ण का प्रयोग 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम मधु के साथ कराएं। इन्होंने आसावरिष्ट का भी कहा, जैसे वासारिष्ट, दशमूलारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षा कव या अश्वगंधारिष्ट का प्रयोग बताया। संभाग जल मिलाकर भोजन के बाद सुबह शाम दें। तेल और अभ्यंग के लिए इन्होंने बला तेल, नारायण तेल, महाविषगर्भ तेल आदि का प्रयोग करने के लिए कहा। अगर हम अवलेह और पाक की बात करें तो वासा अवलेह या च्यवनप्राश का 10 से 15 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध से प्रयोग करने के लिए कहा है।
यहाँ पे अगर हम देखें तो जो है जैसे इन्होंने राज्य एक्स्मा के रोगी में महाविषगर्भ तेल से हल्का हल्का प्रातः चाय अभियान करने के लिए कहा। इसी के अलावा हम स्वर्ण बसंत मालती, चंद्रामृत रस, टंकण भस्म, स्फटिक भस्म, शीतो गुलाबी चूर्ण जो है मधु के साथ रोगी को दे सकते हैं। वासारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, लवंगादिवटी सूचनार्थ दी जा सकती है। अगर हम यहाँ पे पथ्य की बात करें कि राज्य एक्स्मा के रोगी में किस प्रकार के पथ्य आहार का प्रयोग करना चाहिए, बकरे का मांस रस, अजा दुग्ध, सभी हरी सब्जियाँ, मूंग, साटी चावल, जौ, गेहूँ, धनिया, जीरा, लहसुन, अनार, सेब, संतरा, मीठी मौसम्बी, नारियल पानी, गो, अजा घृत, गो, अजा मक्खन इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसी के अलावा इन्होंने बला या तिल तेल का अभ्यंग, ऋतु के अनुसार ताजे या गर्म जल से स्नान, पूर्ण विश्राम, ब्रह्मचर्य का पालन, प्रियजनों का साथ, प्रसन्नचित्त रहना, योगा अभ्यास, प्राणायाम करना, इस प्रकार का इन्होंने पथ्य पालन करने के लिए कहा है। अगर हम अपथ्य की बात करें तो रूक्ष अन्नपान, विषमाशन, उष्ण एवं तीक्ष्ण पदार्थ, खट्टे पदार्थ, शीतल वायु, शीतल स्थान पर निवास, वेग धारण, मैथुन, क्रोध, शोक, व्यायाम, उड़द की दाल, गुरु पदार्थ, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय रस वाले पदार्थ, रात्रि जागरण, इनको अपत्य कहा है। इस प्रकार के रस औषध आहार विहार का पालन करने से राज्य एक्स्मा रोग की चिकित्सा उपक्रम आचार्यों ने बताया है। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Any kind of query and any kind of doubt, if you have, you can mention it in comment box. I will resolve it soon, as soon as possible. Thank you.